पीएम मोदी का आज अलीगढ़ दौरा। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम और अनूप प्रधान के समर्थन में जनसभा। अलीगढ़ में करेंगे वोट की अपील। यूपी के कई जिलों में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। आगरा, अलीगढ़, हाथरस में करेंगे रैलियां। बीजेपी प्रत्याशी के लिए भरेंगे हुंकार। आगरा के किरावली में सीएम योगी की जनसभा। सीएम योगी ने विपक्ष पर किया जोरदार हमला। कहा, माफियाओं की कब्र पर हार पहनाए जा रहे हैं। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में मतदान। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमला और धरने पर बैठे संजय निषाद। यूपी के 6 जिलों में बारिश। 19 में हीट वेव। वाराणसी में 43 के पार पहुंचा पारा। 3 दिन बाद लू के साथ चलेगी तेज हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। पत्रकार कुलदीप भारत के माता जी का निधन हुआ है और के न्यूज़ इंडिया के पत्रकार की माता जी का निधन। कुलदीप भारत की माता जी का 62 वर्षीय माता जी का निधन हुआ। तबीयत खराब होना वजह बताई जा रही है। लगभग 24 घंटे से बीमार थी। अस्पताल में इलाज के बाद ये निधन हुआ है। तो लंबे अरसे से बीमार चल रही थी कुलदीप भरत की माता जी और तबीयत खराब होने की वजह से काफी वक्त से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज जारी था। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक जुड़े हुए हैं। देखा जाए दुर्गेन जी, ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता कुलदीप भरत की माताजी का 62 वर्षीय आयु में निधन। एक लंबे अरसे से बीमार चल रही थी तबीयत खराब होने की वजह से। तो फिलहाल इस दुखद क्षण में के न्यूज़ परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। तो भगवान श्री चरणों में स्थान दे। के न्यूज़ इंडिया के पत्रकार यानी कि कुलदीप भारत की माता जी का निधन हुआ है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर की। बसपा सुप्रीमो मायावती का बुलंदशहर दौरा है। सिकंदराबाद में मायावती की आज जनसभा है। बीएसपी कार्यकर्ताओं का जनसभा में पहुंचना शुरू हो चुका है। करीब 1:15 पर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगी मायावती। तो चुनावी लिहाज से ये दौरा फिलहाल बेहद अहम है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बुलंदशहर दौरा, चूंकि बुलंदशहर सिकंदराबाद में मायावती की आज जनसभा भी आयोजित की गई है और करीब कार्यकर्ताओं का जनसभा में पहुंचना भी शुरू हो चुका है। 1:15 में पहुंचेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, क्योंकि बुलंदशहर जो सीट है वो भी हर एक राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम है और यहाँ पर लगातार चुनावी जो शोर है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर में लगातार मतदाताओं के बीच और एक कार्यकर्ताओं का हुजूम अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 1:15 का समय जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो फिलहाल इस दौरे को लेकर तैयारियां
पूरी कर ली गई हैं। ये चुनावी दौरा बेहद अहम। सिकंदराबाद में मायावती का आज चुनावी दौरा है, यहां भी आज जनसभा को संबोधित करेंगी। हालांकि कार्यकर्ताओं का पहुंचना यहां पर शुरू हो चुका है और काफी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, जो भीड़ है वो जुटनी शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से हम खबर सामने आ रही है। सपा विधायक अभय सिंह का परिवार बीजेपी में शामिल हुआ है। सपा विधायक अभय सिंह का परिवार ने बीजेपी की सदस्यता ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये सदस्यता ग्रहण कराई। अभय सिंह के पिता भगवान बख्श सिंह, पत्नी सरिता सिंह फिलहाल बीजेपी में शामिल हुए। शंभुनाथ सिंह, दीपू भी, धर्मराज कोरी भी, रमाकांत यादव भी अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को टिकट दिया। तो राज्यसभा चुनाव में दरअसल इनकी तरफ से बीजेपी को वोट दिया गया था और अब चूंकि लोकसभा चुनाव है तो पूरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुका है। तो समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के बावजूद राज्यसभा में वोटिंग के दौरान, इलेक्शन के दौरान इनके परिवार का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था और अब पूरा परिवार जो है समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुका है। रायबरेली का रुख करते हैं। रायबरेली से हम खबर। पहले चरण में मतदान कम होने का मामला सामने आया। जिला प्रशासन 100% मतदान को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है और मतदाताओं को इस अभियान के जरिए जागरूक करने की कोशिश की जा रही है ताकि 5वें चरण में 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है और मतदाता घर से बाहर निकल बूथ स्थल तक पहुंचकर अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। इस लिहाज से प्रशासनिक अमले की ओर से ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के रायबरेली जिले में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, जिसके पहले रायबरेली जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वहीं रायबरेली जिला प्रशासन अब लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहा है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिला अस्पताल में पर्चा काउंटर पर, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से एक यहाँ पे शुरुआत की गई है, जिसके चलते लोग यहाँ पे जागरूक हो रहे हैं। देखिए ये पर्चा बनाया गया है, जिस पर्चे में बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से एक मुहर लगाई गई है, मेरा वोट मेरी पहचान, 20 मई को जरूर करें मतदान। क्योंकि पहले चरण का मतदान सकुशल संपन्न हुआ है और उसमें देखा गया कि जो वोटिंग प्रतिशत थी वो काफी कम थी, लेकिन इसमें रायबरेली में काफी रुक जाए। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, ये किस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है? प्रशासन क्या पहल कर रही है? प्रशासन कर रही कि वोट दियो 20 तारीख का बीजेपी का। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे बाकायदा पर्चे पे जो है जिला प्रशासन की ओर से एक मुहर लगाई जा रही है, जिसके तहत 20 मई को मतदान करने के लोगों से अपील की जा रही, ताकि वो जो वोट का परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो रायबरेली में लोकसभा चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ते आगे बुलंदशहर से हम खबर आपको बता दें। कम वोटिंग होने से निर्वाचन आयोग अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग भी अब जुट चुका है। छात्रों के द्वारा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हजारों लोगों और युवाओं, छात्रों ने अब एक मानव श्रृंखला बनाई है और हजारों महिला पुरुषों ने
जागरूकता अभियान में भाग लिया। तो इस रैली के जरिए अब मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि अपने वोट की अहमियत को समझते हुए घर से बाहर निकलें और अपने वोट को यानी कि इस मताधिकार का प्रयोग करें। आपके माध्यम से अपने जनपद के 26,50,000 मतदाताओं से अनुरोध करूंगा 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से अपने अपने बूथ पर जाकर के राष्ट्र हित में देश को मजबूत बनाने के लिए भारी मात्रा में मतदान करें। पूरे देश में बुलंदशहर की बुलंदी को कायम करें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। माफिया मुन्ना बजरंगिया हत्याकांड में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को लौटाया है और चार्जशीट आधी अधूरी पूरी जांच करके लाओ, इस बात का जिक्र कोर्ट की तरफ से किया गया है। ये टिप्पणी और कोर्ट की सामने आ रही है। लखनऊ का सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट लौटा दी है और सीबीआई ने साजिश करने वाले का कोई जिक्र नहीं किया है। 2018 से चल रही जांच में सीबीआई की जांच अधूरी रही, जिसको लेकर इस रिपोर्ट को पूरा करने के लिए कहा गया है। बजरंगी की जेल शिफ्ट और हत्या की कड़ी नहीं जोड़ पाई सीबीआई और चार्जशीट में ये दावा किया गया था कि बजरंगी को मारने के लिए 4 असलहे जेल में ले जाए गए और उसी से हत्या को पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसमें से एक असलहा जिससे फायरिंग नहीं हुई उसको भी बरामद कर दिखाया गया और कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने को कहा है कि सबूत अभी भी आधे अधूरे हैं। तो इस लिहाज से अभी भी जांच पड़ताल जारी रखनी होगी और वो तमाम जो सबूत हैं वो जुटाने होंगे। तो एक बार फिर से अब सीबीआई इस मामले को लेकर बारीकी से तफ्तीश सीबीआई की तरफ से की जाएगी, वो साक्ष्य जुटाने को लेकर। बढ़ते आगे रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। जिले में नहीं थम रहा असलहे का प्रदर्शन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अवैध शस्त्र का प्रयोग करते हुए नाबालिग बच्चे की तस्वीर सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से हड़कंप शिवागढ़ थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक नाबालिग है, जिस नाबालिग ने अपने हाथ में ये असलहा पकड़ा हुआ है और बाकायदा इसका अब वीडियो सुर्खियों में है। तो फायरिंग भी की गई इसके द्वारा। अवैध शस्त्र का प्रयोग करते हुए नाबालिग का बच्चे का ये वीडियो सामने आ रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। कौशाम्बी से हम खबर। शादी समारोह में दो पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निकाह पढ़ाते समय महिलाओं से छेड़खानी का ये पूरा मामला, जिसके चलते ये पूरा वाकया सामने आया। मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए। पोखराज थाना के भरवारी चौकी खलीलाबाद की ये घटना सामने आ रही है। खबर रायबरेली से है, जहां डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग पर नजर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मातहत सरकार की छवि को धूमिल करने से बाज नहीं आ रहे। रायबरेली से फिर एक मामला निकलकर सामने आया, जहां पर प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। प्राइवेट अस्पताल के संचालक मौके से फरार। पुलिस ने नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी उनकी सह और साठगांठ पर प्राइवेट अस्पतालों में एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। प्रशासन की नजर और इस ओर फिलहाल जाती हुई नजर नहीं आ रही। ये हमारे परम मित्र हैं। ये कौन है? ये इनके फूफा के लड़के हैं, वो उनकी माँ। भैया हुआ ये कि वाइफ के डिलीवरी होना था, तो इनके यहाँ से इलाज चल रहा था, दवा इन्हीं के यहाँ चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि समय पूरा हो गया है, तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो अपना इनको ले करके आए हम। तो इन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं पाएगा, सीजर होगा ये। तो हमने कहा जैसा आप उचित समझे वैसा, जो पैसा का था पैसा सब जमा कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा डॉक्टर अब आएंगे, हमारे दोपहर से लगाए रखे हैं 12 बजे से, अब आएंगे। फिर ऐसे करके 11, 12, 1, 2, 3, 4 शाम के बज गए, रात के बज गए 10। कोई 2 लड़के हैं। उसके बाद फिर ये जो नीरज श्रीवास्तव यहाँ के संचालक हैं, इन्होंने खुद और किसी एक लड़के के साथ मिलके वो कर दिया ऑपरेशन, ठीक है। उसमें बच्चा मेरा जो है जब हुआ था तब सही था, इनके ऑपरेशन से जो हुआ एक्सपायर हो गया है। हम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग पर फोकस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ही मातहत इस पर पलीता लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक रायबरेली से फिर एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक फर्जी ऑपरेशन करके एक नवजात बच्चे की जान ले ली। फिलहाल जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को लगी, वो हरकत में आया। फिलहाल जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने या इस हॉस्पिटल में, जिसका नाम है सूरज रानी पॉली क्लिनिक के नाम से ये है यहाँ पर मौजूद, और यहाँ पर उसने जिसका प्रसूता था उसने एडमिट कराया था, और उसका साफ तौर पर कहना था कि हमने यहाँ पर एडमिट कराया। और यहाँ के जो संचालक है नीरज श्रीवास्तव, उनका साफ तौर पर कहना था कि डॉक्टर अभी मौजूद नहीं है, डॉक्टर आने के बाद हम ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन डॉक्टर नहीं है तो उन्होंने ही फर्जी तरीके से ऑपरेशन कर दिया, जिससे मेरे बेटे की मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। बुलंदशहर का रुख करते हैं। बुलंदशहर क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने की कसम खाई गई और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट करने और बसपा प्रत्याशी और गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। क्षत्रिय समाज सम्मेलन में बीजेपी पर लोगों को जातियों में बांटने का आरोप लगाया गया और क्षत्रिय समाज के लोगों ने संसद को क्षत्रिय विहीन करने का भी बीजेपी पर आरोप लगाया। देखो, पहली बात तो ना, ये सवाल बिल्कुल सरासर गलत है।
न ये संवैधानिक है न लोकतांत्रिक। देश में सरकार ठाकरों की नहीं है, देश में भाजपा की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। ये जो आरोप लगाने वाले विपक्षी लोग जो आरोप लगाए हैं बार बार कि भाई ये ठाकरों की सरकार है, पिछली सरकारों को क्या कहते हैं, ये यादवों की सरकार है, कभी कहा दलितों की सरकार है, कभी कहा पिछड़ों की सरकार है। हम कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में कोई भी सरकार बनेगी तो वो सरकार भारत में बनेगी, प्रदेश में बनेगी, उसके बाद उस पर आरोप लगावे और वो आरोप कहीं ना कहीं देश में फिर अराजकता का माहौल पैदा करे। इसमें गुजरात में आप देख रहे हैं कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, राजस्थान में आप देख रहे हैं, हरियाणा में 9 मई को पूरे हरियाणा की पंचायत है और पूर्ण रूप से, क्योंकि वहां 25 मई का चुनाव है और 9 मई में ये घोषणा। रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सागवान पर मुकदमा दर्ज किया गया और बिना अनुमति रोड शो निकाल रहे थे। राजकुमार सागवान सहित 150 कार्यकर्ताओं पर रोड शो के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि तेज ध्वनि से डीजे बजाना, रोड शो में 150 से अधिक गाड़ी और ट्रैक्टर लेकर जाने का आरोप लगा। बागपत के खेकड़ा और जनपद मुख्यालय पर यह रोड शो निकाला जा रहा था। से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, क्योंकि हालांकि प्रशासनिक अमले से इस बात की इजाज़त नहीं ली गई थी और इसी के चलते ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एनडीए के प्रत्याशी पर यह केस दर्ज हुआ है। सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर चुनावी शोर तेज हो चुका है और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान, सुनिए जरा। हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाया गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जहां उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति चलाई तो मोदी जी ने विकासवाद की राजनीति चलाई। सबका विकास और विकास के लंबी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने का विकास। बोलिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 10 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब उनको नेता बनाया गया तब उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार गांव को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार दलितों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार किसानों को समर्पित है, मेरी सरकार युवाओं को समर्पित है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी और उसके माध्यम से आप सब जानते हैं और हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया होगा। आज बताइए, ग्रामीण विकास हुआ है कि नहीं? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव में पक्की सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? हर मौसम में चलने वाली सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस काम को आगे बढ़ाया गया। अरुण साहू जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। धर्मलाल जी, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। उस समय मेरा एक्सीएन मेरे पास आके बोलता था कि नड्डा साहब, आपके इलाके में 40 सड़कें हैं और आपको 40 लाख रुपए बजट में आया है, बताइए इसका क्या करूं? मैं कहता था, तू ही लगा ले जहां लग सके, 40 सड़कें और 40 लाख बजट है, क्या करेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक एक सड़क पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसका विकास का काम शुरू हुआ। मैं आपको किस्से सुनाता हूं।
मैं आपको किस्से सुनाता हूं। मैं आपको किस्से सुनाता हूं। मैं 1993 में जब विधायक बना, मैं बार बार सुनाता हूं, क्योंकि आपको जब तक अंधेरा समझ में नहीं आएगा तो उजाले का महत्व नहीं समझ में आएगा। जब तक आपको अमावस्या नहीं समझ में आएगी, पूर्णमासी को आपको नमस्कार करना नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा। 1993 में मैं एमएलए बन गया। मेरा वीडियो मेरे पास आता था और कहता था, नड्डा साहब, इस बार इंदिरा आवास योजना में आपको एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए ये 2 घर किसको दूं? और मैं वीडियो को चाय पिला के बोलता था, भैया ये तू ही रख ले घर, तू ही देना। जेपी नड्डा को आप सुन पा रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो सीट है वो नक्सल बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ पर जो सियासी बयार है वो किस ओर जो सियासी समीकरण है बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का